दूसरा लाए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहे तुम्हारे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। ये सारे मुलाकात करने के लिए और 150 गाड़ियाँ फुल सिस्टम। हाँ, मणिपुर के बाद मेवात, ये मैं बात कह रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं, आप दुनिया से पूछे मणिपुर के बाद मेवात किसका है हाथ, यही असल सवाल है। प्रशासन को ये पता नहीं और 150-200 4 व्हीलर और सैकड़ों मोटरसाइकिल और हजारों की तादाद में लोग और हर तरह के हथियार और जुलूस निकल रहा, और वो जो है उत्तेजित नारे, यानी उत्तेजित करने वाले नारे लगाए जा रहे हैं। अगर परमिशन इसका था तो फिर पुलिस प्रशासन साथ में क्यों नहीं थी, और अगर परमिशन नहीं था तो किसकी हिम्मत थी कि बगैर परमिशन के इतना बड़ा काफिला, इतना बड़ा जुलूस वो लेकर सड़क पर निकल गया और उसने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पिछले 3 महीने से पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में लगातार हिंसक झड़प, आगजनी और एक दूसरे पर हमले की खबरें लगातार आ रही है और उस पर राजनीति भी हो रही है। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं, क्योंकि समाधान अब भी सामने नहीं आया है। लेकिन मणिपुर के बाद सीधा मामला मेवात आ चुका है। जी हां, वही मेवात जिस मेवात को हरियाणा के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं लगातार आगजनी और 2 समुदायों के बीच आपसी संघर्ष जारी है। वही मेवात, जी हां, जिसका इतिहास में बहुत ही सुनहरा नाम है। आखिर इस मणिपुर के बाद मेवात किसका है इसमें हाथ, और जिसका सुनहरा इतिहास में नाम है, वहां दंगा भड़काने का किसका काम है। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। सुबह से यह खबर तमाम टीवी चैनलों पर चलने लग गई कि मेवात में एक समुदाय विशेष की यात्रा पर पथराव हो गया। जी हां, और पथराव के बाद लगातार आगजनी और हिंसक झड़प और पुलिस के दस्ते पर भी हमले की खबर। हालांकि इंटरनेट बंद कर दिया गया है, धारा 144 लगा दिया गया है, इसलिए वहां की कोई भी तस्वीर अब तक सामने नहीं आ सकी है। लेकिन अगर आप विश्वस्त सूत्रों की माने तो जिस तरह की खबरें रन कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेवात में बड़े किसी षड्यंत्र के तहत उस पूरे मेवात को जलाने का प्रयास किया गया है और धू धू करके अचानक मेवात का नूह और फिरोजपुर झील का जलने भी लगा। कई गाड़ियां फूंक दी गई, कई वाहन जला दिए गए, कई दुकानों में आग लगने की भी खबरें आ रही है। अगर सूत्रों की माने तो कुछ लोगों के मरने की भी अपुष्ट खबर है, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इसलिए देश की सच्चाई चैनल भी इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ? मणिपुर के बाद मेवात में ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है? ये सब कुछ तो आपको वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर मेवात क्या है, कहां है और मेवात का तारीखी पस मंजर क्या है। मेवात दरअसल हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी कुछ छोटे से टुकड़े में बसी एक आबादी है। उस आबादी को मेवात क्षेत्र कहते हैं। मेवात में एक विशेष कौम बसती है जिसको मेव कहते हैं। मेवात का तारीख कोई आज का नहीं है, बल्कि आजादी की लड़ाई में भी मेवात का जिक्र आता है। जी हां, मेवात के योद्धा हसन खान मेवाती का भी नाम आता है और कई और बड़े नाम आते हैं जिनको फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता है। तारीख में मुगलों से भी लड़ने का जिक्र आता है मेवातियों का। यानी कुल मिलाकर ये कहें तो मेवात के लोग स्वाभिमानी थे, मेवात के लोग स्वतंत्र
रहना चाहते थे और मेवात के लोग बाहरी हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते थे। यही कारण है कि उन तमाम आक्रमणकारियों से लड़ने में ये पेश पेश रहे। लेकिन आज मेवात की क्या हालत है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। इसको दो तीन तरह से आप जानेंगे। मेवात एक तो एजुकेशन में बहुत पिछड़ा है, एजुकेशन के लिए कोई मूवमेंट भी वहां नहीं चलाया गया। इसके लिए सरकार जितना दोषी है उतना ही हमारी तंजीमें भी जिम्मेदार है, ये भी कहना कोई गैर मुनासिब नहीं होगा। मेवात तालीमी एतबार से बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्लिम आबादियों में ज्यादा पिछड़े हलकों में अगर किसी का नाम आएगा तो वो नाम मेवात का आएगा। लेकिन इन दिनों मेवात में हो क्या रहा? जी हां, एक तो मेवात के बारे में आप सुन रहे हो, लगातार कई वर्षों से मॉब लिंचिंग की खबरें मेवात से आती रहती है। लगातार कोई हफ्ता कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता है कि मेवात के किसी हलके से किसी के मॉब लिंचिंग की खबर ना आती। जी हां, पहलू भी मेवात के ही थे। और अभी पिछले दिनों और जो आपने सुना कि राजस्थान के हलका, वो भी मेवात का हलका है, वो राजस्थान का भरतपुर है, लेकिन वो मेवात का हलका है, जहां नासिर और जुनैद की हत्या हरियाणा के जिंद में लाकर की गई थी, जिसका मास्टरमाइंड मोनू मानेसर बताया गया था। ये सब कुछ मोनू मानेसर की क्या भूमिका इस दंगे में है वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले मेवात के बारे में कुछ और जानकारी आपको लेनी जरूरी है। मेवात का अगर इतिहास राजनीतिक देखेंगे तो 2009 में मेवात के मुसलमानों ने, चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 2009 में पहली बार बढ़ा था मेवात में, और उसके बाद लगातार बढ़ता गया। 14 के चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत और बढ़ा। उसके बाद के 19 के चुनाव में भी मत प्रतिशत मेवात में भारतीय जनता पार्टी का और बढ़ा। यह सब बढ़ता गया, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी बढ़ता गया। एक बात और आपको एडिशनल जानना होगा कि जिस पसमानदा मुसलमानों का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मेवात में अधिकांश आबादी पसमानदा मुसलमानों की ही है। एक बात और ये आपको समझनी है कि इन दिनों यानी पिछले कुछ वर्षों से मेवात के हर गली मोहल्ले में आपको एक नेता भी दिख जाएंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नेताओं की तादाद भी वहां बढ़ी है। हालांकि वो कितने पढ़े हैं, कितने परिपक्व हैं, समाज को कितना समझते हैं, राजनीति को कितना समझते हैं, ये मैं नहीं बताने जा रहा हूं, पर कुर्ता पाजामा और वो गमछा वाले नेता आपको बड़ी तादाद में मेवात में मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा मुखबिर भी अगर कहीं आपको ढूंढना हो भारत में, जो पुलिस को खबर देने वाला काम होता है, मुखबिरी का काम, वो भी आपको मेवात में ही मिलेंगे। मेवात के लोग अगर वीडियो सुन रहे होंगे तो उन्हें बात बुरी भी लग रही होगी, लेकिन जो बातें सच है वो तो मैं कहूंगा, क्योंकि देश की सच्चाई मेरे चैनल का भी नाम है और मैं सच बोलने का आदी भी हूं। मुखबिरों की तादाद भी बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी के वोटरों की तादाद भी बढ़ी, नेताओं की तादाद भी बढ़ी, मॉब लिंचिंग भी साथ साथ बढ़ती गई। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर जब भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ रहा था, नेताओं की तादाद बढ़ रही थी, तो फिर मॉब लिंचिंग की तादाद कैसे बढ़ गई? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आना सामने बहुत जरूरी है। और मेयो कौम के जो लीडरान हैं उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि लगातार मेवात के अंदर मुखबिरों की तादाद बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और साथ में मॉब लिंचिंग भी बढ़ती जा रही है। जहां मेवात के नेताओं को यह समझना जरूरी है, वहीं मुसलमानों के लीडरशिप का दम भरने वाले वो लोग और वो मुस्लिम तंजीमें जो मेवात से दिल्ली के रामलीला मैदान में भीड़ जमा करवाती हैं, उनको भी ये समझने की जरूरत है और उन पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आखिर आपकी रहनुमाई में मेवात इतने दिनों तक चला, आपने मेयो कौम को कहां लाकर खड़ा किया कि जहां एजुकेशन में वो आज भी हरियाणा नहीं हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक इलाका है। एक बात तो ये हो गई।
माशी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। ज्यादातर लोग गाड़ी चलाने, गाड़ी रखने, गाड़ी धोने, भैंस गाय चराने और डेयरी का काम करने, दूध बेचने, खेती गृहस्थी और जो खनन का काम होता है उससे जुड़े हुए हैं। यानी ये जो गौ तस्करी का मामला आता है, जिसकी बुनियाद पर मॉब लिंचिंग के घटना को अंजाम दिया जाता है, इसकी बुनियादी वजह भी यही है कि ज्यादातर लोग वहां के पशु का व्यापार भी करते हैं। बस ये मोनू मानेसर जैसे गैंग के लिए ये एक सुनहरा अवसर हो गया कि जो पशु का व्यापार करता है, उस व्यापार में जो मुसलमान जुड़ा है, उसे पशु व्यापारी न कहकर उसे गौ तस्कर का नाम दे दिया जाए। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरे, जो लोग गोश्त के कारोबारी थे, उन्हें गोश्त का कारोबारी न कहकर गौ हत्या कर गौ का मांस बेचने का आरोप उन पर मढ़ दिया जाए। ये सारी घटनाएं होने लगी। मोनू मानेसर जैसे कई गैंग वहां सक्रिय हुए, जिसका वीडियो भी वायरल हो चुका है और बड़े चैनलों पर भी चल चुका है। पुलिस पदाधिकारी ने इसको कबूल भी किया है कि वहां हफ्ता वसूली, यानी पशु व्यापारियों से हफ्ता वसूली, गोश्त के कारोबारियों से हफ्ता वसूली, और जो लोग पैसा देने में आनाकानी करें या मांगी हुई रकम में कम दें, उसकी हत्या कर देना, उसको मारना, उसको लुपीटना, उसको लूटना, इत्यादि इत्यादि, ये काम भी बढ़ गया। अब जो आज की घटना जिस पर मैं अपनी बात रख रहा हूं, ये कैसे घटी। पहली बात तो 31 तारीख यानी कि कल के दिन मोनू मानेसर, जो कि मोस्ट वांटेड है राजस्थान पुलिस के लिए, जिस पर जुनैद और नासिर की हत्या का सीधा षड्यंत्र रचने का सीधा सीधा आरोप है, यानी कि 302 का भी वो मुजरिम है और कई और धाराएं उस पर लगी हुई है। बाकायदा उसका एक वीडियो जारी होता है और वीडियो में वो थ्रेट करता हुआ एक अपील करता है अपने हिंदू भाइयों से कि कल एक रैली यहां से यहां तक जाएगी और उस रैली में आपको लाखों की तादाद, हजारों की तादाद वगैरह वगैरह में आना है और हमें ये दिखाना है, ताकत दिखानी है, और हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र और फला और चिला, जो तमाम, जो इसको कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि क्या क्या कहा जा सकता। वो सारी बातें मोनू मानेसर के द्वारा कही गई। उस वीडियो के वायरल होते ही मुसलमानों के कान खड़े हो गए और मुसलमानों ने भी अपने अपने मोहल्ले और मस्जिदों में तैयारियां कर ली। तैयारियां क्या? मारने का नहीं, बचाव का। ये बेचारा मुसलमान कभी भी ऑफेंसिव नहीं होता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये डिफेंसिव होता है। लेकिन इस मुल्क में डिफेंस करने का हक भी मुसलमानों से छीना जा रहा है। ये लफ्ज एक बार और भी मैं दोहरा सकता हूं, इस मुल्क में मुसलमानों से डिफेंस करने का हक भी छीना जा रहा है। ये बात जो है वो दमदार बातें हैं और हकीकत पर मुबनी। इसके कई माने उदाहरण आपको मिलेंगे, कई मिसालें आपको मिलेंगी जहां डिफेंस करने के जुर्म में भी मुसलमानों की गिरफ्तारियां हुई, उन पर मुकदमे लादे गए। सो वही कहानी मेवात के अंदर भी हुई और मेवात में भी गिरफ्तारी। आपको तस्वीर में एक दिखाता हूं, जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। दो नौजवान है, राइफल लेकर घूम रहा है। आगजनी की तस्वीर आपने देखी ली, वो तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा ही रहा हूं, लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए। राइफल लेकर दो जवान एकदम निठल्ला होकर, जैसा लग रहा पुलिस का जवान घूम रहा, और पुलिस की वहां पर मौजूदगी है। सवाल नंबर 1, वो लड़का है कौन, वो नौजवान कौन है जो बाज़ाब्ता राइफल लेकर घूम रहा है, जबकि धारा 144 लागू कर दिया गया था। ठीक है, एक बात ये, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई, उसकी पहचान हुई, उसकी शनाख्त हुई? ये भी एक सवाल है। क्या वो हिंदू था या मुसलमान था? खुली बात, ये भी एक सवाल है। और अगर वो मुसलमान था तो पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, और अगर वो हिंदू था तो पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? दोनों बातें आएंगी। अगर मुसलमान था और गिरफ्तार नहीं किया तो इसका मतलब पुलिस चाहती थी कि वो किसी पर हमला करे और तब मैं उसे गिरफ्तार करूं, और अगर हिंदू था उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसका मतलब पुलिस चाहती थी कि इसे खुली छूट दे दो, ये मुसलमानों की हत्या करे, मारे, सबको गोली चलाए सब पर। दो ही बातें हो सकती हैं। कुल मिलाकर ऐसे कई दृश्य, हालांकि इंटरनेट बंद है इसलिए वीडियो ज्यादा वहां से आ नहीं पाए हैं, लेकिन जो कुछ भी आया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये मसला बहुत ही पेचीदा है। क्या मणिपुर के बाद बाज़ाब्ता संघ के एजेंडे में मेवात का नाम है क्या? संघ के लिस्ट में मेवात का नाम है क्या? इसका सवाल, इस सवाल का अगर जवाब आप जानना चाहेंगे
तो आपको और इंतजार करना होगा। और इस सवाल का जवाब अगर सुनना चाहेंगे तो पुराने वो वीडियो संघ के नेताओं के सुनेंगे। संघ से जुड़े जितने भी नेता हैं, सबों का यह बयान पिछले कई वर्षों से लगातार आ रहा है कि मेवात को हम पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। ये कौन सी मानसिकता है कि जहां मुसलमानों की आबादी बड़ी है उसी की संज्ञा पाकिस्तान कर दी जाती है, उसका नाम पाकिस्तान रख दिया जाता है, उसे पाकिस्तान कहकर संबोधित किया जाता है और कोई कार्रवाई ऐसे लोगों पर कभी नहीं होती है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना। अब इससे भी बड़ी बात कि पुलिस प्रशासन को क्या इसकी सूचना नहीं थी कि इतना बड़ा जुलूस निकलेगा जिसमें 100-150 गाड़ियां होंगी और 100-150 मोटरसाइकिल भी होंगे और हजारों की तादाद में लोग भी होंगे, तलवार भी और लाठी भी, भाला फरसा और त्रिशूल भी और बंदूक भी। अगर प्रशासन को खबर नहीं थी, यानी कि परमिटेड जुलूस नहीं था, तो फिर प्रशासन को इस जुलूस को मौके पर रोक देना चाहिए। और अगर परमिशन था तो प्रशासन को इस जुलूस के आगे और पीछे साथ साथ चलना भी चाहिए था। दोनों सवाल का जवाब कोई आपको नहीं देगा, इसलिए कि ये कहीं ना कहीं सरकार द्वारा, जी हां, मणिपुर के बाद मेवात, ये मैं बात कह रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं, आप दुनिया से पूछे मणिपुर के बाद मेवात किसका है हाथ, यही असल सवाल है। प्रशासन को यह पता नहीं और 150-200 फोर व्हीलर और सैकड़ों मोटरसाइकिल और हजारों की तादाद में लोग और हर तरह के हथियार और जुलूस निकल रहा और वो जो है उत्तेजित नारे, यानी उत्तेजित करने वाले नारे लगाए जा रहे हैं। अगर परमिशन इसका था तो फिर पुलिस प्रशासन साथ में क्यों नहीं थी, और अगर परमिशन नहीं था तो किसकी हिम्मत थी कि बगैर परमिशन के इतना बड़ा काफला, इतना बड़ा जुलूस वो लेकर सड़क पर निकल गया और उसने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। अब साहब, जब आप घर घुसेंगे, मस्जिद में घुसेंगे, आप जब नारे लगाएंगे, गाली बकेंगे, तो भी आप चाहते हैं कि मुसलमानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आए, मुसलमान नामर्दों की तरह चुपचाप घर में सोया रहे। आप मुस्लिम मां और बहनों को छेड़ दें फिर भी वो सोया रहे, आप मस्जिदों की बेहुरमती कर दें फिर भी वो चुप रहे, ये तो इंसान की फितरत के खिलाफ है और ऐसा मुमकिन भी नहीं है। इसलिए इस सोच के साथ जो संगठन आगे बढ़ रहे हैं वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, भारत के लिए और भारतीय समाज के लिए कहीं भी बेहतर नहीं है। और वो राष्ट्र प्रेमी और भारत प्रेमी नहीं है, वो केवल मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, बल्कि वो राष्ट्र के भी, समाज के भी और संविधान के भी दुश्मन हैं। ये बात आपको मान लेनी चाहिए। देखते हैं हरियाणा प्रशासन इस पर किस तरह का एक्शन लेता है, गिरफ्तारियां किस तरह की होती है। कल फिर मैं इस पर एक स्टोरी आपके हवाले करूंगा। फिलहाल मैं जुदा होता हूं और आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर देश की सच्चाई चैनल को आपने यूट्यूब पर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज यूट्यूब चैनल पर देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वीडियो बेहतर लगे तो शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।